नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। मुंबई की हवा खराब है। जी हां, महीना दिसंबर का चल रहा है और आमतौर पर माना जाता है कि जाड़े के महीनों में उत्तर भारत में दिल्ली की हवा काफी प्रदूषित रहती है। लेकिन आज बात दिल्ली की नहीं बल्कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की होगी। वैसे तो मुंबई की आबो हवा और मुंबई की जलवायु ऐसी नहीं है कि वहां की हवा प्रदूषित हो, क्योंकि समंदर के किनारे होने के नाते इस शहर में इतनी नमी रहती है कि वो प्रदूषण के PM 2.5 के कणों को ऊपर बढ़ने नहीं देती है। लेकिन पिछले करीब 4 दिनों से लगातार मुंबई की हवा खराब है और खबर यह है कि अब तो हालात दिल्ली से भी खराब हो गए। मुंबई में हवा जहरीली होती जा रही है। 4 दिनों से लगातार खराब हुई एयर क्वालिटी। मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बता दें 300 के पार है। 3 दिन से स्मॉग से घिरी है मुंबई नगरी। मुंबई की हवा फेफड़े पर बुरा असर डाल रही है। तो मुंबई में अभी क्या स्थिति है? मुंबई कैसे धुंध की चादर में लिपटी पड़ी है? कैसे स्मॉग और काले धुएं के कणों के कारण मुंबई घुट रही है, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मुंबई की एयर क्वालिटी रीडिंग क्या कहती है, इसको भी देखना बेहद जरूरी है। मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। यह सामान्य इंडेक्स से 4.3 गुना ज्यादा है। मुंबई में वायु प्रदूषण से $2.1 बिलियन का नुकसान होता है। साल भर में खराब हवा की वजह से 14,000 लोगों की मौत हो जाती है। यानी कि इन आंकड़ों से साफ समझा जा सकता है कि मुंबई की खराब हवा कितनी ज्यादा नुकसानदेह है। मुंबई के अब आसपास के इलाकों के एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं, जिससे आपको यह एहसास होगा कि आखिर मुंबई की हवा कितनी जहरीली हो चुकी है। मझगांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बता दें 381 है। मलाड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 323, कोलाबा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 309। वहीं आगे बढ़ें, अंधेरी की बात करें तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है 303। भंदुप का एयर क्वालिटी इंडेक्स 280। चैम्बूर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 266। वर्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 190। बोरीवली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 173। तो आखिर मुंबई की हवा खराब क्यों हुई है, वो भी आप समझ लीजिए। मुंबई में कंस्ट्रक्शन वर्क बड़ी वजह है। मुंबई में होने वाला लिफ्टिंग काम इसकी वजह है। मुंबई में उत्खनन भी बड़ी वजह बताई जाती है। समुद्री हवा का जो पैटर्न है वो बदल रहा है, ये भी इसका एक कारण है। हवा की धीमी गति परेशान कर रही है। खराब हवा की वजह से सांस से संबंधित बीमारी वाले मरीजों की संख्या अब बढ़ रही है, जिसकी वजह से ओपीडी में मरीज बढ़ रहे हैं। और मुंबई नगर निगम ने क्या किया क्या नहीं किया, इसका उल्लेख करते हुए एक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच AQI में बदलाव के चलते N95 मास्क की डिमांड काफी बढ़ गई है। मुंबई में हवा को सांस लेने लायक बनाने का काम BMC का है और BMC इसके लिए कौन कौन से कदम उठा रही है, अब आप ये भी जान लीजिए। मुंबई की हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। मुंबई की हवा बेहद खराब स्थिति में है, इसलिए ये बात मुंबईकरों के लिए काफी चिंता की बात है। क्या महसूस कर रही है मुंबई, इस रिपोर्ट में देखिए। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं किस तरह से जो एयर क्वालिटी है इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है मुंबई में। और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि मुंबई की ये हवा इतनी जानलेवा कैसे हो सकती है। बुजुर्गों के साथ साथ उन लोगों को बहुत ज्यादा खतरा है जो कोविड से एक बार पीड़ित हो चुके हैं। साथ ही कम इम्यूनिटी और बच्चों के लिए भी ये स्थिति बेहद खतरनाक है। तो फेफड़ों पर सीधा सीधा असर पड़ता है। जब भी ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, जब भी हम दिल्ली की भी बात आपको बताते हैं किस तरह से वहां पर एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है और ये हवा आपकी सेहत को खराब कर देगी। मुंबई की लगभग 349 AQI खराब हवा मुंबई की बताई जा रही है और इसके चलते लगातार अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। अगर अस्पतालों में डॉक्टरों की माने
तो ज़्यादातर मरीज जो दमे के मरीज हैं, जो सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे मरीज लगातार अस्पतालों की ओर आ रहे हैं, डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें दम लेने की दम जो लगता था उसको लेकर शिकायतें ज़्यादा होती है। हालांकि अस्पताल में डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि जिन मरीजों को पंप की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे मरीज पंप अपने साथ कैरी करें, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई की हवा लगातार खराब हो रही है, उसका स्तर खराब हो रहा है, उससे आने वाले दिनों में और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस स्थिति से बचने के लिए आखिर आपको क्या करना चाहिए। 5 मिनट की दूरी के लिए साइकिल से या पैदल चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कॉन्ट्रैक्टर पानी का छिड़काव करें, यह बहुत जरूरी है, वैक्यूम मशीन का इस्तेमाल करें, घर पर मार्बल ग्रेनाइट कटिंग न कराएं, क्योंकि इससे जो पार्टिकल्स, जो कण हैं, वो हवा में जब घुल जाते हैं तो उसकी वजह से जो एयर क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। घर पर एल्यूमिनियम कटिंग न करवाएं, घर पर रात में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ कदम हैं जो आप उठा सकते हैं, और ऐसे में जब हम आपको बता रहे हैं कि एयर क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो इन बातों पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और ये तस्वीरें जो हैं, ये देखिए आप, जो दिल्ली और मुंबई की ये तस्वीरें, और ये देखिए जो AQI है ये दिल्ली का ओवरऑल आप जो एयर क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं इसमें 319, जो कि आता है वेरी पुअर श्रेणी में। और वहीं आप मुंबई का देख रहे हैं किस तरह से ये 259 का जो आंकड़ा है उससे कहीं ज़्यादा 308, और ये है वेरी पुअर कैटेगरी में। तो PM जो 2.5 का जो मेजरमेंट होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, ये जो मापा जाता है, ये फिगर आपके सामने है। दिल्ली में है 259 और मुंबई में है 308। तो एयर की क्वालिटी कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, चाहे वो देश की राजधानी की आप बात करें, चाहे आप देश की आर्थिक राजधानी की बात करें। लेकिन पहले जब हम ज़्यादातर बात करते थे, चर्चा होती थी देश की राजधानी दिल्ली की, कि दिल्ली में किस तरह से दम घुटता है आपका। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके आंखों में पानी आने लगता है, आपको जलन महसूस होती है। ये सारी ये जो बातें आप महसूस करते हैं, ये दरअसल इसी वजह से होता है कि जो एयर क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती है। और AQI हम बार बार आपको इसी वजह से बताते हैं कि आप जब ये महसूस करते हैं, ये सिम्टम्स आप महसूस करते हैं, आपको पता चलता है जब आप AQI नापते हैं तो वहाँ आपको पता लगता है कि वो बहुत ही पुअर श्रेणी में पहुंच चुकी है। और यही हाल इस वक्त देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का बना हुआ है। और मुंबई में आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस जल्द ही उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ वित्तीय मामलों और संपत्तियों को लेकर प्राथमिक जांच शुरू कर चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL दायर की गई, जिसमें कहा गया कि उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ CBI और ED की जांच की जाए, जिससे काफी सक्षम और पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन ये जांच किस मामले में होगी, ये पहले आप ये जान लीजिए। PIL में कहा गया है कि उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के पास आय से ज्यादा संपत्ति है। ठाकरे परिवार ने जो आय का साधन बताया है, संपत्ति उससे कहीं ज्यादा है। अब इसी सच को सामने लाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL दायर की गई, जिसके बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट में मुंबई पुलिस ने कहा है कि वो प्राथमिक जांच शुरू कर चुकी है। ठाकरे पर यह जांच क्यों शुरू की गई है, उसकी भी आप सच्चाई जान लीजिए। ये मामला आपको बता दें, कोविड काल का है। कोविड काल में ठाकरे की कंपनी बंपर मुनाफे में रही, पूरे प्रिंट मीडिया ने भारी नुकसान सहा। कोविड में ठाकरे की कंपनी ने खूब कमाई की। ठाकरे की कंपनी है प्रबोधन प्रकाशन लिमिटेड। कोविड काल में इस कंपनी ने 42 करोड़ का कारोबार किया। कोविड काल में इस कंपनी ने 11.5 करोड़ का मुनाफा कमाया। महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी। तब महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व में बनी सरकार के सीएम थे उद्धव ठाकरे। उसके बाद शिवसेना में फूट हुई और एकनाथ शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में नई सरकार बनाई। ठाकरे के सीएम रहते हुए कोविड काल में महाराष्ट्र ने सबसे बुरे दिन देखे थे, और इसीलिए इस PIL में मांग की गई है कि ठाकरे के करीबियों की भी जांच होनी चाहिए। जांच CBI और ED करे, जिससे सारी जांच पारदर्शी रहे, ट्रांसपेरेंट रहे।
ठाकरे की बेनामी संपत्ति, कैश और अन्य संपत्ति सामने आई। ठाकरे के पूरे नेक्सस का खुलासा हो सके। तो उद्धव ठाकरे पर आरोप है कि सीएम रहते हुए उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, अपने पद का बेजा इस्तेमाल किया है, वो भी तब जब पूरी महाराष्ट्र कोविड के दर्श में सबसे ज्यादा करहा रही थी, जब हर कोई मुनाफे को छोड़कर एक दूसरे की दोनों हाथों से मदद कर रहा था। तब ठाकरे की कंपनी मुनाफे की कमाई में बिजी थी और इसीलिए अब ठाकरे पर मुसीबतों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। मुसीबतों का पहाड़ एक तरह से आप कह सकते हैं उन पर गिर पड़ा है। और महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेलगामी, कारवार और निपानी के क्षेत्र को लेकर सीमा का विवाद जारी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक जिले को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। दोनों ही राज्य बेलगाम या बेलगावी जिले को लेकर अपना अपना दावा कर रहे हैं। ये मामला आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 23 नवंबर को सुनवाई करेगा। लेकिन ताजा खबर यह है कि इस विवाद को देखते हुए आज देश के गृह मंत्री अमित शाह से महाविकास अघाड़ी के सांसदों ने मुलाकात की और सीमा विवाद को लेकर चर्चा की। विवाद के बीच दोनों राज्यों के बीच इस जिले में बसों की सेवा बंद है, क्योंकि 2 दिन पहले ही ये सीमा विवाद का प्रदर्शन हिंसक हो गया था और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई थी। तो आखिर ये सीमा विवाद क्या है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि राज्यों की सीमा का निश्चय देश की संसद करती है और सीमा में बदलाव के लिए बड़ी प्रक्रिया अपनानी होती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद काफी पुराना है। बेलगावी, खानापुर, निपानी, नंदगाड़ और कारावार को लेकर यह विवाद है। 1956 से महाराष्ट्र इन क्षेत्रों की मांग कर रहा है। इन सभी क्षेत्रों में मराठी भाषा बोली जाती है। पहले से यह हिस्सा कर्नाटक का क्षेत्र रहा है। तब कर्नाटक को मैसूर कहा जाता था। भाषाई आधार पर राज्य निर्माण से यह विवाद उठा। महाराष्ट्र सभी 814 गांवों के विलय की मांग करता है। तो जिस समय यह विवाद शुरू हुआ तब मैसूर के तत्कालीन मुख्यमंत्री एस निजालिंगप्पा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी नाइक की बैठक हुई। इसमें सभी पक्ष इस मामले को लेकर सहमत थे, लेकिन बाद में राज्य के विवाद को लेकर एक आयोग बनाया गया। दोनों राज्यों के विवाद को देखते हुए आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें कर्नाटक के दावे को हरी झंडी दे दी गई। महाराष्ट्र ने इसे भेदभावपूर्ण और अतार्किक कहा। पूरे क्षेत्र के 262 गांवों को कर्नाटक को दिया गया, 247 गांवों को महाराष्ट्र को दिया गया, जबकि महाराष्ट्र पूरे 814 गांवों की मांग करता रहा, क्योंकि पूरे क्षेत्र में मराठी बोली जाती है। दोनों राज्यों के बीच का यह मामला आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। महाराष्ट्र की ओर से 2006 में इस मामले में बेलगाम को लेकर अपना दावा जताते हुए एक याचिका दाखिल की गई। महाराष्ट्र सरकार की दलील यह है कि कर्नाटक इस जिले में अधिकांशतः मराठी भाषी लोग रहते हैं, उनमें असुरक्षा की भावना है। दरअसल पहले सिर्फ बेलगाम शहर में ही मराठी भाषी लोग रहते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या पूरे जिले में हो गई। हालांकि ये पूरा हिस्सा अभी कर्नाटक के हिस्से में ही आता है। और महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद अब उग्र होता जा रहा है। तोड़फोड़ की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, बस सेवाएं बंद हैं। साथ ही दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि दोनों ही राज्यों में बीजेपी समर्थित और बीजेपी की सरकार है, इसलिए माना यह जा रहा है कि यह विवाद जल्द सुलझ सकता है। लेकिन अब विवाद काफी हिंसक और उग्र हो रहा है और इसीलिए गृह मंत्रालय तक अब ये बात आ चुकी है और विवाद को निपटाने के लिए अमित शाह की ओर देखा जा रहा है। आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय की यह जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, जैसा कि हमने आपको बताया, काफी अब उग्र होता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है। ये विवाद हिंसक ना हो और ज्यादा ये मामला ना बढ़े, उससे पहले ये सुलझाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दोनों राज्य 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, तो ये टकराव लगातार जारी है। MVA के सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात की है। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें, हिमाचल कांग्रेस के विधायक दल की बैठक इस वक्त शुरू हो गई है
39 विधायक बैठक में शामिल हैं। बैठक में एक विधायक अब भी नहीं पहुंचे हैं। तो ये विधायक दल की बैठक और जो पहले जो समय रखा गया था वो 3 बजे रखा गया था, लेकिन लगातार ये विधायक दल की बैठक टलती चली गई और तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे थे किस तरह से घमासान मचा हुआ है। प्रतिभा सिंह के पक्ष में नारेबाजी होती रही और अब जाकर विधायक दल की बैठक शुरू हो पाई है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, बैठक में एक विधायक अब भी नहीं पहुंचे हैं। 39 विधायक ही इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर पेच फंसा हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो जीत तो जरूर हासिल कर ली कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन हम देखते हैं अलग अलग राज्यों में किस तरह से खींचतान जो है वो लगातार जारी रहती है और ये मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। जो पर्यवेक्षक हैं आप देख रहे हैं भूपेश बघेल और जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर पहुंचे हैं और 1-to-1 जो मुलाकात है वो विधायकों के साथ हुई है। उनके मन को टटोलने की कोशिश की है इन पर्यवेक्षकों ने और अब जाकर विधायक दल की बैठक शुरू हुई है। और जानकारी ले लेते हैं, हमारी सहयोगी महिमा इस वक्त हमारे साथ हैं। महिमा, तो काफी लंबे इंतजार के बाद देखिए 3 बजे ये बैठक बुलाई गई थी, लंबा इंतजार और अब जाकर ये विधायक दल की बैठक शुरू हुई है और जो जानकारी है 39 विधायक ही पहुंचे हैं। ये एक विधायक क्यों नहीं पहुंचे, क्या जानकारी इसको लेकर? जी आपने बिल्कुल सही कहा। बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। लंबा समय लग गया। सबसे पहले कहा था कि चंडीगढ़ में बैठक होगी, फिर उसके बाद चंडीगढ़ के बाद शिमला ये बैठक बुलाई। 3 बजे के करीब बोला बैठक होगी, फिर 4 बजे बोला, 6 बजे बोला और अब जाकर ये बैठक शुरू हुई। चूंकि देखिए पहाड़ों की बात है और पहाड़ों में आसानी से पहुंच पाना मुश्किल होता है क्योंकि दूर दूर से यहाँ पर विधायक पहुंचे हैं। रामलाल मारकंडा, माफ कीजिएगा, देखिए लाहौल स्पीति की अगर बात की जाए, लाहौल स्पीति, किन्नौर, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो कि बहुत दूर दूर पड़ते हैं, बैकवर्ड कुछ इलाके, और वहां से पहुंच पाना मुश्किल था, इसलिए लोग लगातार आ रहे हैं। मेरे साथ योगराज जी भी इस वक्त, योगराज जी 39 विधायक पहुंच चुके हैं, एक विधायक रहता है, मुझे लगे धर्माणी साहब अभी आने बाकी रह गए हैं, क्यों, कारण क्या रहा? देखिए बिलासपुर से आते हैं, हो सकता है कोई निजी कारण हो, लेकिन अभी समय है, अभी हो सकता है कुछ देर में राजेश धर्माणी पहुंचे, लेकिन बैठक शुरू होगी। और जो बड़ी अपडेट बैठक से आ रही है उसमें सिंगल लाइन एजेंडा जो है पारित किया जाएगा और हाईकमान पे छोड़ा जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा। तो जो अंदर से इनपुट अभी हमें मिले है उसके मुताबिक बैठक शुरू हो गई है। 39 विधायक पहुंच चुके हैं और अंतिम फैसला जो है हाईकमान पे छोड़ने को लेकर सिंगल लाइन जो एजेंडा है वो पारित इस बैठक में होने वाला है। मीमांसा जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि लगातार आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि नारेबाजी यहाँ पर हो रही, तस्वीरें भी दिखाई है, ये यहाँ पर जबकर नारेबाजी अभी भी हो रही है और अभी भी प्रतिभा सिंह के समर्थन में नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। सबसे बड़ी बात, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि कहा जा रहा था कि उनके सामने होंगे, सीएम पद के कैंडिडेट माने जा रहे थे, ऐसे में उनकी तरफ से खुद ये बात कही गई कि मैं सीएम पद में शामिल नहीं हूं, यानी कि मैं सीएम की रेस में शामिल नहीं हूं, मेरे आगे मुकेश अग्निहोत्री है। अब देखते हैं क्या होता है क्योंकि इसको लेकर लगातार बैठक तो हो रही है, अब एक विधायक का आना बाकी है। ये जो बैठक है ये अभी शुरू हुई है, लेकिन आप देखिए जमकर यहाँ पर नारेबाजी तमाम समर्थकों की ओर से की जा रही है। ये देखिए जी महिमा, बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए। और देख रहे हैं हम किस तरह से हंगामा वहां पर हो रहा है और ये घमासान मचा हुआ है और ये मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे सौंपी जाती है, यहाँ पर कुर्सी एक है और दावेदार अनेक खड़े हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश की बेटियों को मुस्कुराने की वजह दे दी है। क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। मनचलों को बाबा की अंतिम वार्निंग। छेड़ोगे तो चौराहे पर गिरा दिए जाओगे। बेटियों के लिए योगी का रक्षा कवच। बात से नहीं, अब बेत से मानेंगे मनचले। ये कोई जुमला या फिर फिल्मी डायलॉग नहीं, ये एक चेतावनी है, ये एक अंतिम वार्निंग है जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सख्ती के साथ आदेशित किया है। बेटियां एक घर, एक समाज, एक देश की सबसे मासूम, सबसे खूबसूरत और सबसे मूल्यवान निधि होती है। इसीलिए जब पीएम नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर पहुंचते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं।
ऐसे में पीएम की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चेतावनी का ऐलान कर दिया है। देश के हर प्रदेश के नागरिक ये जानते हैं, ये समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ का कहा कभी खाली नहीं जाता। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों का संबल खाक खाक है और अब बाबा ने जो वार्निंग दी है वो बेटियों के लबों पर मुस्कुराहट की एक वजह है। भारतीय सनातन धर्मशास्त्र कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो आज उत्तर प्रदेश को बाबा ने देवभूमि बना ही दिया है। अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा, तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। बेटी परिवार का वो गहना होती है जो हर वक्त चमक बिखेरती है। बेटी पिता का अभिमान होती है। बेटी माँ का संसार होती है। बेटी भाई का स्वाभिमान बनती है और बेटी अपने ससुराल का सम्मान बनती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने न केवल एक सीएम की वजह से बल्कि समाज के एक अभिभावक के तौर पे भी ये चेतावनी जारी की है। वैसे तो गली, नुक्कड़, चौराहों पर बेटियों के खिलाफ फब्तियां कसना, छिछोरी हरकतें करना देखा जाता रहा है, लेकिन अब ये सब बंद होने वाला है। जब बेटियां हैं ही इतनी खास, तो फिर उनकी सुरक्षा क्यों ना हो चाक चौबंद। वैसे तो सरकारी प्लान और सरकारी योजनाओं के जरिए योगी आदित्यनाथ ने बेटियों को इतना सक्षम बना दिया है कि वो लक्ष्मीबाई की तरह अपने दुश्मनों का सफाया कर सकती हैं। लेकिन परिवार का सम्मान और समाज का डर उनके कदम को थोड़ा विराम लगा देता है और यही मनचलों को थोड़ा सा संबल मिल जाता है अभद्रता करने का। लेकिन जब मनचले बात से नहीं मानते तो बेंत की मार की शुरुआत करनी ही पड़ती है। यूपी में हैं तो आप सुरक्षित हैं। यूपी में हैं तो मनचले आपके आसपास भटकेंगे भी नहीं, क्योंकि यूपी में बाबा की सरकार है। अब यूपी में अपराधी किसी बहन बेटी पर टेढ़ी नजर नहीं रखते, क्योंकि उन्हें एनकाउंटर होने का डर सता रहा है। यूपी में अब किसी की मजाल नहीं जो सड़क चलते किसी बहन बेटी को छेड़ दे। और अगर कोई मनचला या बदमाश बहन बेटियों पर बुरी नजर रखता है तो फिर बुलेट पर चलता नहीं बल्कि बुलेट से जख्मी किया जाता है, मारा जाता है। यूपी के कानपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन में सीएम योगी ने एक बार फिर से बदमाशों को चेतावनी दे दी है कि यूपी में बहन बेटियों को छेड़ोगे तो ठोक दिए जाओगे, ढेर कर दिए जाओगे, अपने पैरों पर चल नहीं पाओगे। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही
वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ सीएम बने, तभी योगी ने बदमाशों को यूपी छोड़ देने की चेतावनी दी थी। सीएम योगी ने माफिया अपराधियों को यूपी छोड़ देने की चेतावनी दी थी, नहीं तो एनकाउंटर में ढेर कर दिए जाओगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। छेड़खानी से निपटने के लिए सीएम योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी किया था, और ये एनकाउंटर का ही डर है कि 2017 से 2022 आते आते महिला, बच्चे और लड़कियों के खिलाफ अपराध में भारी कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2021 में महिलाओं और बच्चों दोनों के खिलाफ अपराध में 6.2% और 11.11% की कमी आई है। सीएम योगी ने एक बार फिर से मंचलों और अपराधियों को चेता दिया है। जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा। बेटियां समाज का दिल है, और वो धड़कती हैं तो समाज की सांसें चलती हैं। इसीलिए देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि हम बेटियों से हमेशा सवाल करते हैं, जबकि वक्त अब बेटों से सवाल पूछने का है। उत्तर प्रदेश में अब मंचलों पर बाबा का बेच चलेगा, ये तो तय हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वार्निंग तो यही है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।